नमस्कार दोस्तों, डेस्टिनेशन आईएएस के मेंस आंसर राइटिंग सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग ज्योग्राफी, इकोलॉजी और इन्वायरमेंट बेस्ड जो मेंस के आंसर्स हैं जिनको हमारे बच्चों ने लिखा है, उसके आंसर को हम लोग उनमें से एक बच्ची के आंसर को हम लोग चेक करेंगे। देखते हैं क्या यह आंसर पर्याप्त है या इसमें कुछ और करेक्शन की जरूरत है। तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। भारतीय मानसून तंत्र की क्रियाविधि एवं विशेषताओं का विश्लेषण कीजिए। ऑब्वियस सी बात है, ये क्वेश्चन आपको 69 बीपीएससी मेंस में पूछा गया है, शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में है। इसका वेटेज है 8 मार्क्स का, 8 मार्क्स का वेटेज है। तो देखिए इस बच्ची ने क्या लिखा है। क्वेश्चन हमारा है भारतीय मानसून तंत्र की क्रियाविधि, मैकेनिज्म ऑफ इंडियन मानसून एवं उसकी विशेषता और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स। दो पार्ट है इस क्वेश्चन में, एक मैकेनिज्म है, दूसरा इसकी विशेषता है। इस बच्ची ने लिखा है भारत की जलवायु मानसूनी जलवायु है। एग्जैक्ट सही है, क्योंकि भारत के जलवायु मानसूनी पवनों से बहुत प्रभावित होती है। मानसूनी पवनें मौसम में परिवर्तन के साथ साथ अपने दिशा में भी परिवर्तन करती है। ठीक है, ये गलत नहीं लिखा है इन्होंने। ये जो है मानसून के बारे में गलत नहीं है, ना ही ये क्या कहता है यहाँ पे इरिलेवेंट है, ये रिलेवेंट भी है। लेकिन चूंकि जब हम मेंस का आंसर राइटिंग कर रहे होते हैं तो मेंस के आंसर राइटिंग में दो चीजों को आपको ध्यान देने की जरूरत है। सबसे पहला वर्ड होता है गिवन योर आंसर एज पॉसिबल एज ऑन योर लैंग्वेज। आप अपना उत्तर यथासंभव अपनी भाषा में दें। और दूसरा, सिलेक्शन ऑफ वर्ड मस्ट बी आइडियलिस्टिक, हमेशा आदर्श शब्दों का चयन करें। फर्स्ट थिंग को इन्होंने फॉलो किया है, अपनी भाषा में इन्होंने उत्तर दिया है, लेकिन आदर्श शब्दों के चयन में इन्होंने कोताही बरती है। तो क्या होंगे इसका आदर्श और शब्द के साथ सही इसका इंट्रोडक्शन और सही एक्सप्लेनेशन। तो आइए देखते हैं। भारत की जलवायु मानसूनी जलवायु है, ऑब्वियस सी बात है मानसूनी जलवायु है। मानसूनी जलवायु को अगर हम लोग क्लाइमेट से कनेक्ट करते हैं तो मानसून क्या है, एक वायु है, ध्यान रखिएगा, एक हवा है, मौसमी हवा है। अगर भारत के सेंस में देखा जाए तो साल के 6 महीना दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की और अगले 6 महीना इसके विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है। मीन्स डायरेक्शन ऑफ विंड क्या होता है, चेंज होता है, व्युत्क्रम होता है। अगर हम लोग देखें मॉनसून एक वायु है, मौसमी वायु है, तो ऑब्वियस सी बात है इस क्षेत्र में कोई ऐसी वायु होगी जो सालों भर चलती होगी। अगर आप यहाँ पे देखेंगे इंडिया के मैप के साथ, तो इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट अगर आप देखते हैं तो वह है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, या 37 डिग्री 6 मिनट है। अगर आप पढ़ रखे होंगे ज्योग्राफी क्लाइमेटोलॉजी, तो ये जो एरिया होता है, यह एरिया होता है ट्रेड विंड का, व्यापारिक पवन का क्षेत्र होता है। और व्यापारिक पवन के क्षेत्र में मानसूनी वायु चलती है। चीजों को समझ रहे होंगे अब आप लोग। व्यापारिक पवन के क्षेत्र में क्या चलती है, मानसूनी वायु चलती है। दैट मीन्स इसका एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरह से हो सकता था, स्टार्टिंग का इंट्रोडक्शन, मानसूनी वायु जो मानसूनी वायु है, जो मौसमी वायु है, वह प्राइमरी सर्कुलेशन, एक वर्ड यूज होता है, मैं यूज कर रहा हूं, प्राथमिक परिसंचरण। प्राथमिक परिसंचरण, प्राथमिक परिसंचरण क्या है, प्राथमिक परिसंचरण ट्रेड विंड, वेस्टर्ली विंड और पोलर विंड, व्यापारिक पवन, ध्रुवीय पवन और पछुआ पवन से बनने वाले एयर सर्कुलेशन को हम लोग प्राइमरी सर्कुलेशन कहते हैं। तो प्राथमिक परिसंचरण, प्राथमिक परिसंचरण में उष्मागतिक परिवर्तन, दो एक वर्ड और यूज करना है, मैंने बोला है सिलेक्शन ऑफ वर्ड मस्ट बी आइडियलिस्टिक। उष्मागतिक परिवर्तन के कारण, उष्मागतिक, उष्मा है उष्मीय प्रभाव के कारण जो डायनामिज्म ऑफ एयर में चेंजेस होते हैं, उसी को हम लोग उष्मागतिक परिवर्तन कहते हैं। इस उष्मागतिक परिवर्तन के कारण उत्पन्न होने वाला द्वितीयक परिसंचरण है, द्वितीयक परिसंचरण है। तो पॉइंट इज इंपॉर्टेंट। अगर हम लिखते हैं मॉनसून एक मौसमी वायु है और उसके स्थान पे हम लिखते हैं मॉनसून प्राथमिक परिसंचरण में उष्मागतिक परिवर्तन के कारण उत्पन्न होने वाली द्वितीयक परिसंचरण आधारित मौसमी वायु है, इस स्टेटमेंट के साथ हम इसको चेंज करते हैं अगर इस इंट्रोडक्शन को, तो यह शायद अधिक इफेक्टिव होगा। अपनी दिशा में जो मौसमी परिवर्तन के साथ अपनी दिशा में क्या करता है, परिवर्तन करता है। तो यहां पर इस स्टेटमेंट, इस लाइन के जगह आपको लिखना था प्राथमिक परिसंचरण में उत्पन्न होने वाला द्वितीयक परिसंचरण है कौन, मानसूनी वायु। और
जो मौसमी परिवर्तन के साथ अपनी दिशा में भी क्या करता है, परिवर्तन करता है। ये आपका इंट्रोडक्शन होता तो शायद और बेहतर होता और अच्छा होता। अब देखते हैं यह मॉनसून को इन्होंने डिफाइन किया है, फिर कहते हैं क्रियाविधि। इसका हमारा जो डिमांड है क्वेश्चन का कंटेक्स्ट है वह क्रियाविधि है। लेकिन इन्होंने गलती क्या किया यहाँ पे, देखिए यही होता है, यही आंसर राइटिंग में प्रॉब्लम होता है। मॉनसून तंत्र की क्रियाविधि यह नहीं है। ये जो पॉइंट इन्होंने लिखा है, इन्होंने लिखा है मॉनसून के उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार कारक। मॉनसून की उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार कारक में कुछ थ्योरीज हैं, जिसमें ट्रेडिशनल थ्योरी है और मॉडर्न थ्योरी है। तापीय सिद्धांत है, विषुवतीय पछुआ वायु सिद्धांत है, जेट स्ट्रीम सिद्धांत है, अल्निनो सिद्धांत है। सही है, लेकिन इस डिमांड के अकॉर्डिंग यह आंसर नहीं है। जो क्वेश्चन का डिमांड है क्रियाविधि। अब यहां पे आपको लिखना था इसके स्थान पर मॉनसून की उत्पत्ति के लिए निम्न कारक जिम्मेदार होते हैं। अगर इस तरह से पॉइंट लिखते, या फिर इस तरह से लिखते मॉनसून कई कारकों का परिणाम होता है, जिसमें से कुछ महत्वपूर्ण कारक निम्न हैं, और यह सिद्धांत को आप कोड करते। क्योंकि मॉनसून कई कारकों के, मॉनसूनी वायु कई कारकों के अंतर क्रिया का परिणाम होता है, इसलिए इसकी क्रियाविधि, जो इसका मैकेनिज्म है, क्रियाविधि है, इसकी क्रियाविधि में भी विविधता देखी जाती है, विविधता देखी जाती है। और फिर आपको इसके मैकेनिज्म को लिखना था, ना कि इस सिद्धांत को लिखना था। यहां से यह क्वेश्चन का आंसर पूरी तरह से गलत है। इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है, आपको इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो क्या लिखना है इसके क्रियाविधि में, क्या लिखना है, आइए देखते हैं क्या लिखना है। इसके क्रियाविधि में आपको लिखना है आखिर मॉनसून किस तरह से फंक्शन करता है इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया। भारत में किस तरह से मॉनसून का प्रभाव करता है, क्या फंक्शन होते हैं मॉनसून के। और ऑब्वियस ही बात है, फंक्शन होंगे तो उसके लिए जिम्मेदार कारक जो फैक्टर्स होंगे वह ये सारे हैं। ये हमारा क्वेश्चन का डिमांड नहीं है। क्वेश्चन का डिमांड है फंक्शन ऑफ मॉनसून। तो इसमें क्या होगा, जैसे इसमें एक पॉइंट होता है मॉनसून ब्रस्ट, एक घटना होती है मॉनसून ब्रस्ट। मॉनसून ब्रस्ट कहां होती है आप देखेंगे, यह मालाबार तट पर 1 जून को एक घटना होती है जिसका नाम है क्या, मॉनसून ब्रस्ट। तो मैकेनिज्म का पहला पॉइंट होगा हमारा क्या, मॉनसून ब्रस्ट, और उसका एक्सप्लेनेशन। मॉनसून ब्रस्ट की घटना क्या होती है और यह कब होती है, इसको एक्सप्लेन करना है पहले पॉइंट में। दूसरा पॉइंट होगा हमारा, जब मॉनसून ब्रस्ट होता तो यह 2 ब्रांच से भारत में एंट्री करता है, एक बे ऑफ बंगाल, दूसरा अरबियन सागर ब्रांच। तो मॉनसून की 2 शाखाएं जो है, 2 ब्रांचेज जो है, उसका एक्सप्लेनेशन होगा यहां पे मॉनसून के मैकेनिज्म में, 2 ब्रांचेस। फिर तीसरा होगा, कभी कभी देखते हैं प्री मॉनसून रेनफॉल होता है, मॉनसून के पहले ही वर्षा हो जाती है, कभी मॉनसून के बाद वर्षा होती है, कभी मॉनसून आ गया है लेकिन सूखा होता है। तो इस तरह के मैकेनिज्म। ड्राई सीजन, जो ड्राई सीजन होता है, सूखा सीजन होता है ड्यूरिंग द मॉनसून, मॉनसून के समय ड्राई सीजन क्या होता है, इसकी व्याख्या। वर्षा, मॉनसून चल रहा है लेकिन वर्षा नहीं हो रही है, इसके क्या कारण है, इसको एक्सप्लेन करना है मैकेनिज्म ऑफ मॉनसून में। और फिर चौथा लास्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे इसमें क्या, क्रियाविधि का ही पॉइंट होगा, रिट्रेटिंग ऑफ मॉनसून, मॉनसून का लौटना, रिट्रेटिंग ऑफ मॉनसून, रिट्रेटिंग ऑफ मॉनसून, ऑफ मॉनसून, मॉनसून का लौटना। तो देखिए यहां पे क्या गलती हुआ है आपसे, आपने इस क्वेश्चन के कंटेक्स्ट में आपने अपने आंसर को नहीं लिखा है। क्वेश्चन को सबसे पहले मेंस आंसर राइटिंग में सबसे मेजर प्रॉब्लम होता है डिमांड ऑफ क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है। ध्यान रखिएगा, मैक्सिमम टाइम हम गलत करते हैं। हम क्या करते हैं, हम जो पढ़ के गए हैं, जो हमारे माइंड में ऑलरेडी फीड है, जिसको टीचर हमने पढ़ाया है, हम कोशिश करते हैं क्वेश्चन कुछ भी पूछे आंसर उसी के अकॉर्डिंग डिजाइन करें, आंसर में हम वही लिखें, लेकिन ऐसा नहीं होता है। मेंस आंसर राइटिंग में इंस्टेंट क्वेश्चन के आंसर को आपको डिजाइन करना होगा, इंस्टेंट आंसर देना होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो इस बच्ची ने ही सेम थिंग किया है। इन्होंने ये चूंकि पढ़ के गई है मॉनसून की उत्पत्ति, मेन पॉइंट है मॉनसून की उत्पत्ति के लिए कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो इन्होंने क्रिया विधि में भी वही सारे पॉइंट्स को लिखा है जो कि गलत है, जो सही नहीं है। एक लाइन में हो सकता है, चूंकि मॉनसून की उत्पत्ति इतने सारे कारकों से इन्फ्लुएंस होता है, इसलिए मॉनसून की क्रिया विधि में यह विविधताएं पाई जाती है, यह डिफरेंसेस होते हैं। और वह डिफरेंसेस क्या है, जैसे उसमें से पॉइंट हम देते हैं मॉनसून ब्रस्ट,
मॉनसून ब्रस्ट की घटना क्या होती है, फिर ब्रांचेज ऑफ मॉनसून आफ्टर ब्रस्ट ऑफ मॉनसून, मींस मॉनसून जब ब्रस्ट होता है, स्ट्राइक करता है मालाबार तट पे, सबसे पहले मॉनसून जब स्ट्राइक करता है दो शाखा में पड़ता है, एक अरबियन सागर, दूसरा बे ऑफ बंगाल, तो दोनों के द्वारा किस तरह से भारत में वर्षा होती है, क्या प्रक्रिया होती है, इसको लिखना था। फिर ड्राई सीजन, कभी कभी मॉनसून आ जाता है और वर्षा नहीं होती, इसके क्या कारण है, इसके लिए दो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है। ITC-Z का शिवालिक के समानांतर होना, शिवालिक पर कुछ दिनों के लिए स्टे कर जाना, जिस कारण से मध्यवर्ती गंगा के मैदान में वर्षा का नहीं होना, या अंडमान निकोबार के क्षेत्र में बनने वाले जो ट्रो हैं, मॉनसून ट्रो हैं, उसकी संख्या कम हो जाती, दो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, तो इसको लिखना है आपको। अब फिर जब मॉनसून समाप्त हो जाता है, मॉनसून जब लौटता है, जब मॉनसून लौटता है तो उससे क्या होता है, उससे आपको इस कोरोमंडल तट पे वर्षा होती है, ध्यान रखिएगा, दो कॉस्ट हमेशा याद रखिएगा, मालाबार तट और कोरोमंडल तट, ठीक है। तो इस तरह से यह मॉनसून की व्याख्या होगी और मॉनसून तंत्र की क्रियाविधि। तो क्वेश्चन हमारा फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं एक बार, क्वेश्चन में क्या क्या, भारतीय मॉनसून तंत्र की क्रियाविधि एवं विशेषताओं का विश्लेषण कीजिए। इस बच्चे ने लिखा है भारत की जलवायु मॉनसूनी जलवायु, क्योंकि भारत की जलवायु मॉनसूनी पवनों से बहुत प्रभावित होती है। मॉनसूनी पवनें मौसम में परिवर्तन के साथ साथ अपने दिशा में भी परिवर्तन करती है। यह आंसर गलत नहीं है, लेकिन यह इफेक्टिव नहीं है, ध्यान रखना है, आंसर गलत नहीं है, यह लिखा हुआ एक लाइन भी गलत नहीं है, सारे सही हैं, लेकिन प्रभावपूर्ण नहीं है। प्रभावपूर्ण कब होगा, जब हम इसमें लिखेंगे मौसमी प्राथमिक परिसंचरण के अंतर्गत उष्मागतिक परिवर्तन। उष्मागतिक परिवर्तन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन से इसका संबंध है। उष्मागतिक परिवर्तन के कारण उत्पन्न होने वाला द्वितीयक परिसंचरण है, और इस द्वितीयक परिसंचरण का संबंध वायु की दिशा में मौसमी व्युत्क्रमणता से होता है। मौसमी व्युत्क्रमणता वर्ड, रिवर्सेबल ऑफ डायरेक्शन ऑफ विंड, ये वर्ड यूज करना है, तो जाकर के हमारा क्या होता है, यह लाइन इंट्रोडक्शन इफेक्टिव होता। फिर उसके बाद इसकी उत्पत्ति की प्रक्रिया थोड़ा सा एक्सप्लेन करना था, और हम लोग को किस पे आना था, क्रियाविधि पे, जो मैंने पॉइंट्स बताया है, मॉनसून ब्रस्ट की घटना, फिर जो है दो शाखा में मॉनसून जो है भारत में प्रवेश करता है, इसको लिखना है। फिर इसमें लिखना है आपको क्या, जो ड्राई सीजन होता है, मॉनसून गैप जिसको कहते हैं, मॉनसून अंतराल, मॉनसून आ गया देखेंगे कभी कभी मध्यवर्ती मैदानी भाग में वर्षा नहीं, तो उसके क्या कारण है, और फिर जब मॉनसून वापस लौटता है, रिट्रेटिंग ऑफ मॉनसून, इसको लिखना था। तो यहां पर ये सारे जो एरिया है, ये जो इन्होंने लिखा है, इसको लिखने की जरूरत नहीं थी, इन्होंने बहुत अच्छा लिखा है, लेकिन यह किसी और क्वेश्चन का आंसर हो सकता है, यह इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है। फिर मॉनसून की विशेषता, लास्ट दूसरा 12th था इसमें लगा हुआ, भारतीय मॉनसून भारतीय कृषि में महत्वपूर्ण योगदान है, सही है मॉनसून की विशेषता में, क्योंकि अधिकांश कृषक क्या है, सिंचाई के लिए मॉनसून पर निर्भर होते हैं, कृषक सिंचाई के लिए मॉनसून पर निर्भर होते हैं। और इसी में एक वर्ड यूज कर देना है, इसलिए कहा था भारतीय किसान भारतीय मॉनसून का क्या करते हैं, जुआ खेलते हैं, इंडियन फार्मिंग गैम्बलिंग ऑफ इंडियन मॉनसून, एक वर्ड यूज करने से और यह ब्यूटीफुल हो जाता है। फिर दूसरा है, वर्षा के वितरण में असमानता होती है, एग्जैक्टली, अधिकांश वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मॉनसून से होती है, सही है। मॉनसून की अनिश्चितता, वर्षा स्थानीय स्थलाकृति से प्रभावित अथवा नियंत्रित होती है, शुरुआत के 3-4 महीने तेज वर्षा होती है, यह भी सही स्टेटमेंट है। फिर यहाँ पे एक पॉइंट और इनको यूज करना चाहिए था, जो इन्होंने नहीं किया है, एट प्रेजेंट टाइम मॉनसून की अनसर्टेनिटी और बढ़ गई है ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। एक पॉइंट और इनको यूज करना चाहिए था मॉनसून की विशेषता में ही, ड्यू टू इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग अनसर्टेनिटी ऑफ मॉनसून, जो है मॉनसून की अनिश्चितता जो है वह क्या हो गई है और बढ़ गई है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन के आंसर में 2-3 चीजें करेक्शन करने की जरूरत है। इन्हें क्या क्या करने की जरूरत है, सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन के लेवल पे जो मैंने बोला है वह देना है, इफेक्टिव होगा। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, हमारे जो आंसर होते हैं मेंस में, ध्यान रखिएगा, मेंस का आंसर हमेशा डिमांड ऑफ क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू डिमांड, क्वेश्चन का जो डिमांड है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, कंटेक्स्ट में होना चाहिए, संदर्भ में होना चाहिए, क्या कह रहा है, पूछ रहा है क्वेश्चन। दूसरा, जो सिलेक्शन ऑफ वर्ड, भाषा का चयन जब भी करें वह आदर्श भाषा का चयन करें मेंस में। तीसरा इंपॉर्टेंट है, गिवन योर आंसर एज पॉसिबल एज ऑन योर लैंग्वेज, हमेशा आप यथासंभव अपनी भाषा में उत्तर दें। इन्होंने अपनी भाषा का तो ख्याल रखा है, लेकिन 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आदर्श शब्दों का चयन इंट्रोडक्शन के लेवल पे करने की जरूरत है इनको, और दूसरा क्या है, कंटेक्स्ट में क्वेश्चन का जो डिमांड है उस डिमांड के अकॉर्डिंग लिखना है। तो डिमांड के अकॉर्डिंग क्रियाविधि में ये कंफ्यूज कर गई है, क्रियाविधि में इन्होंने ओरिजिन के लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर को एक्सप्लेन कर दिया है, जबकि विशेषता में इन्होंने सही लिखा है। अगर इस क्वेश्चन पे 8 मार्क्स है तो आप समझिएगा
इस क्वेश्चन के जो मार्क्स का वेटेज होगा 5 मार्क्स होगा मैकेनिज्म पे और 3 मार्क्स होगा किस पे, इसकी विशेषता पे। तो 5 मार्क्स वाला पोर्शन जो है यह इनका कंटेक्स्ट में नहीं है, क्वेश्चन के डिमांड में नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है इसके डिमांड को समझना है। तो आप देख सकते हैं क्या मार्क्स हो सकता है इसमें। आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन इन्होंने कैसे और क्या लिखा है, क्या वह सही है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हमारा देखते हैं क्या है यह। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत के प्रमुख शहर बाढ़ की स्थिति के प्रति संवेदनशील होते जा रहे हैं, चर्चा करें। जो भारत के प्रमुख शहर हैं बाढ़ की स्थिति के प्रति संवेदनशील होते जा रहे हैं, चर्चा करें। 250 वर्ड्स। ध्यान रखिएगा आने वाले दिनों में ऐसे क्वेश्चंस आपके बढ़ेंगे। ये क्वेश्चंस यूपीएससी ने भी पूछ रखा है, बीपीएससी के जिस तरह से एग्जाम के पैटर्न चेंज हो रहे हैं, तो इस तरह के क्वेश्चंस के लिए आप प्रिपेयर रहिए। पटना में भी बाढ़ आया था, तो ऑब्वियस सी बात है अब बाढ़ जो है ग्रामीण क्षेत्र में तो आते ही आते हैं, ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र की ओर स्थानांतरित हो गए हैं। इसके क्या कारण है, तो आइए देखते हैं इन्होंने क्या लिखा है। भारत के प्रमुख शहर जैसे कोलकाता, चेन्नई, मुंबई इत्यादि शहरों में प्रत्येक वर्ष भारी जल जमाव की स्थिति देखने को मिलती है। सही है। जो शहरी जीवन शैली को काफी प्रभावित करती है तथा ग्रामीण क्षेत्र में की अपेक्षा शहरी क्षेत्रों में जनसंख्या अधिक होने के कारण अधिक क्षति होती है। ये स्टेटमेंट और ये इंट्रोडक्शन जो है ये ऑलमोस्ट प्रभावी है, ठीक है, यह चलेगा, इसमें बहुत करेक्शन करने की जरूरत नहीं है। यह इंट्रोडक्शन सही है। इसको किया जा सकता था पहले बाढ़ को डिफाइन करके, उसके बाद अगर लिखा जाता शायद अधिक प्रभावी होता, लेकिन अपना अपना तरीका होता है। मैंने बोला स्किल है यह हो सकता है कोई बच्चा पहले बाढ़ को डिफाइन करेगा उसके बाद इसको लिखेगा। इन्होंने पहले इसके इंपैक्ट एरिया को लिखा है अकॉर्डिंग टू डिमांड ऑफ क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन का डिमांड है, इसके अकॉर्डिंग ये गई है, और उसके बाद बाढ़ को डिफाइन किया है। और फिर इन्होंने डिफाइन किया है ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र पर जो इसका प्रभाव पड़ता है, दोनों में डिफरेंस कैसे है। तो ये क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन सही है, इसको हम लोग मान के चलते हैं, यह सही है। आगे देखते हैं इन्होंने क्या लिखा है। इस समस्या के कारणों को हम विभिन्न रूप में देख सकते हैं। एग्जैक्टली बाढ़ जो अर्बन एरिया में फ्लड आता है उसके लिए कौन कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, इन्होंने इसमें बहुत अच्छा काम किया है। फ्लो चार्ट के माध्यम से पहले इंडिकेट किया है। पहले लिखा है मानव जनित कारण, मैन मेड फैक्टर्स जो होते हैं, और दूसरा लिखा है प्राकृतिक कारण। तो इसको फिर इन्होंने सब पॉइंट में कैटेगराइज किया है। तेजी से शहरों का विकास, शहरीकरण, यह भी बाढ़ के लिए जिम्मेदार है। कैसे देखते हैं आगे क्या लिखा है इन्होंने कि नहीं लिखा, लेकिन पॉइंट इज वैलिड, सही है। अनियोजित शहरें, अनप्लैंड अर्बनाइजेशन, जो शहरीकरण हो रहा है वह अनप्लैंड है, तो यह पॉइंट भी सही है। जंगल का कटाव, यह भी सही है। नदी क्षेत्र में निर्माण कार्य, यह भी सही है, इत्यादि। और फिर इन्होंने दिया प्राकृतिक कारण में भारी वर्षा, जलवायु परिवर्तन, चक्रवात और तूफान। यहां पे एक पॉइंट कम है इनका, तेजी से शहरीकरण के कारण जो है शहर के चारों ओर एक वेटलैंड एरिया होता है जो शहरी पानी के लिए कैचमेंट एरिया का काम करता है, आर्द्र भूमि क्षेत्र। हर एक शहर के चारों ओर, मान लीजिए यह टाउन है या अर्बन एरिया है, तो इसके चारों ओर देखेंगे आप एक वेटलैंड एरिया होता है, आर्द्र भूमि क्षेत्र होता है, आर्द्र भूमि क्षेत्र। अगर शहरी क्षेत्र में फ्लैश फ्लड और तेज गति से अगर बाढ़ आती है तो उसके लिए यह कैचमेंट एरिया का काम करता था, लेकिन हाल के दिनों में रैपिड अर्बनाइजेशन के कारण जो है इस वेटलैंड एरिया में भी क्या हो रहा है, सेटलमेंट, अधिवास का निर्माण हो रहा है, जिस कारण से इस पानी के जो नेचुरल कैचमेंट एरिया, प्राकृतिक रूप से संग्रहण का क्षेत्र है, वह इसका क्या हो रहा है, हैम्पर हो रहा है। तो ऑब्वियस ही बात है वह क्या लेगा, फ्लड के कंडीशन में आएगा। तो एक पॉइंट यहां पर आर्द्र भूमि क्षेत्र जो शहर के चारों ओर होते हैं उसका श्रिंक होना, यह भी एक पॉइंट यहां पे हो सकता था। और उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, ह्यूमन एक्टिविटीज, मानव जनित कारक के रूप में वह भी आएगा। आइए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन इन्होंने क्या किया है। इसके एक्सप्लेनेशन में अगर हम लोग जाते हैं 2011-2022 तक भारत के शहरी क्षेत्र में 24.5% की वृद्धि हुई, जिससे प्राकृतिक जल अवशोषण क्षमता में काफी कमी आई है। एग्जैक्टली यहां पे इन्होंने एक्सप्लेन कर रखा है, प्राकृतिक जल अवशोषण क्षमता मींस वही आर्द्र भूमि क्षेत्र की बात मैं कर रहा हूं, कमी आई, जिसके कारण भूमिगत जलस्तर में कमी आई है तथा और पानी शहरों में प्रवेश करता है। देखिए यहां पे प्राकृतिक जल अवशोषण क्षमता को दो सेंस में आप देख सकते हैं, इन्होंने क्लियर नहीं किया लेकिन क्लियर करना चाहिए था। एक तो टाउन के सराउंडिंग जो आर्द्र भूमि क्षेत्र होता है, वेटलैंड एरिया होता है, उसमें कमी आई है आर्द्र भूमि क्षेत्र में।
और दूसरा जो एरिया है, चूंकि परमानेंट स्ट्रक्चर अर्बनाइजेशन के कारण जो होता है वह कंक्रीट के जंगल, और जिसके कारण से क्या होता है, सॉइल और कंक्रीट के जंगल में डिफरेंस यह होता है, मृदा में वाटर के एब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी अधिक होती है, पानी के अवशोषण की क्षमता अधिक होती है, जिस कारण से क्या होता है, पानी इनलैंड होता है। लेकिन कंक्रीट वाले क्षेत्र में क्या होता है, वाटर एब्जॉर्ब नहीं होता है, तो वह क्या होता है, वह फ्लैश फ्लड के रूप में मूव करता है। तो इंपॉर्टेंट है, अवशोषण की क्षमता में कमी आई है, तो इसके लिए दो फैक्टर रेस्पॉन्सिबल है, यह यहां पे इनको मेंशन करना चाहिए था, एक आर्द्रभूमि क्षेत्र, दूसरा परमानेंट स्ट्रक्चर, जो कंक्रीट के स्ट्रक्चर बने हुए हैं वह इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, तो यह और अधिक इफेक्टिव होता। फिर देखिए आगे क्या लिखा इन्होंने, आगे लिखा इन्होंने तीव्र एवं अनियोजित ढंग से शहरों के निर्माण भी प्रमुख कारणों में से एक है, जिसमें सुनियोजित जल निकास प्रणाली महत्वपूर्ण है। सुनियोजित जल निकास प्रणाली महत्वपूर्ण है, ऑब्वियस सी बात, यहां पे क्लियर ने सुनियोजित जल निकास प्रणाली है या नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है यहां पे सुनियोजित जल निकास प्रणाली का बाधित होना, जो ड्रेनेज सिस्टम है, जैसे मुंबई में आए बाढ़ के लिए रिस्पॉन्सिबल मीठी रिवर का चौक होना था, बेंगलोर में आए बाढ़ के कारण भी जो ड्रेनेज सिस्टम का चौक होना था, इवन पटना में आए बाढ़ का कारण भी क्या था, जो ड्रेनेज सिस्टम था, जो हमारी नगरीय ड्रेनेज सिस्टम है उसके चौक होना, उसके लिए उसका चौक होना रिस्पॉन्सिबल था। तो इसको यहां पे इन्हें क्लियर करना चाहिए था। फिर इन्होंने एक्सप्लेन किया है, नदियों के क्षेत्र में होने वाले निर्माण कार्य से नदी की दिशा में बदलाव आता है, जो प्रकृति के विरोध है, इस बदलाव से दूसरे क्षेत्र में भी बाढ़ आती है, यह भी सही है, यह सही एक्सप्लेनेशन है इनका। फिर जलवायु परिवर्तन को इन्होंने एक्सप्लेन किया, जलवायु में परिवर्तन के कारण चरम मौसमी घटनाएं उत्पन्न हो रही है, जैसे कम समय में अत्यधिक वर्षा, एग्जैक्टली यह सही है, कम समय में अत्यधिक वर्षा को कुछ आप इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं, यह देख सकते हैं, जो नंबर ऑफ रेनी डेज, तो कुल वर्षा के दिन ड्यूरिंग द मानसून के समय कुल वर्षा के दिन में क्या हुई है, कमी आई है, लेकिन टोटल अमाउंट ऑफ रेनफॉल उतना ही हो रहा है, तो प्रतिदिन वर्षा की मात्रा क्या होगी, अधिक हो जाएगी, और चूंकि प्रतिदिन वर्षा की मात्रा अधिक हो जाएगी तो सॉइल के, मिट्टी के अवशोषण की एक क्षमता होती है, अगर उससे अधिक मात्रा में उस पर पानी आएगा तो वह पानी क्या होगा, रन ऑफ होगा, बहेगा, तो वही बहना ही क्या है, बाढ़ का रूप लेना है। तो यह भी एक फैक्टर है, जैसे कम समय में अत्यधिक वर्षा और इसके कारण जल के अवशोषण कम एवं जल बहुत ज्यादा होता है, जो बाढ़ अथवा जल जमाव करता है, जैसे दिल्ली के बाढ़ के लिए रिस्पॉन्सिबल रहा है, पटना के बाढ़ के लिए भी एग्जाम्पल फिट हो सकता है, तो ये सही है इनका। आइए देखते हैं आगे इन्होंने क्या लिखा है, शहरी बाढ़ के प्रभाव, शहरी बाढ़ का क्या प्रभाव पड़ता है, तो शहरी बाढ़ का पशु एवं मानव धन की क्षति होती है। शहरी क्षेत्र में पशु की तो संख्या कम ही होती है, लेकिन मानव और आर्थिक गतिविधि क्या होती है, दुष्प्रभावित होती है। अर्बन जो हमारा कल्चर है, अर्बन इकोनॉमी है, वह बहुत तीव्र होता है, फास्ट होता है, और इसके कारण, और चूंकि अर्बन शहर के लोग बाढ़ के प्रभाव और उसके इसको मिटिगेट करने में दक्ष नहीं होते हैं। रूरल एरिया में चूंकि इन सब चीजों को लोगों को एक्सपर्टीज होता है, लेकिन शहरी क्षेत्र में नहीं, जिस कारण से क्या होता है, उनके ऊपर अधिक दुष्प्रभाव पड़ता है। यह एक पॉइंट सही है। संपत्तियों का नष्ट होना, जीवन शैली प्रभावित होती है, एग्जैक्टली। इसके अलावे भी कुछ पॉइंट हम लोग दे सकते हैं, जो इससे पेंडेमिक महामारी वगैरह शहरी क्षेत्र में, चूंकि शहरी क्षेत्र में प्रदूषण की मात्रा अधिक होगी तो अर्बन पॉल्यूशन बेस्ड महामारी की संभावना क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे एक पॉइंट इनको जोड़ना चाहिए था, महामारी की संभावना क्या होगी, बढ़ जाएगी, जो कि नगरीय कचरे आधारित महामारी के रूप में होंगे। फिर इन्होंने लिखा, शहरी बाढ़ की समस्या को दूर करने के लिए निम्न उपाय कर सकते हैं। पहला है सुनियोजित तरीके से शहरों का निर्माण, जैसे हमारी प्राचीन सभ्यता सिंधु सभ्यता में थी। वेरी गुड, बहुत अच्छा पॉइंट के साथ इन्होंने कनेक्ट किया है। प्राकृतिक संसाधनों के अतिदोहन के बिना सतत शहरी विकास योजनाएं बनाकर। फिर क्या है, देखते हैं आगे, संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान करके विशेष रूप से तैयार करना, बांध दीवार का निर्माण करना, आपदा से संबंधित जागरूकता इत्यादि। इसमें कुछ पॉइंट्स और भी दे सकते हैं, जैसे वर्षा से पूर्व जो ड्रेनेज सिस्टम है उसकी सफाई करना, और साथ ही साथ ड्रेनेज सिस्टम के अलावे भी वाटर कैचमेंट, प्राकृतिक रूप से वाटर कैचमेंट एरिया का क्या करना, निर्माण करना, ये सब चीजें। फिर इसमें इन्होंने लिखा है इत्यादि। भारत सरकार द्वारा इन समस्याओं को दूर करने का प्रयास जारी है, परंतु यह प्रयास पूर्ण रूप से सफल तब होगा जब प्रकृति के अति दोहन के बिना विकास किया जाए। तो ये इंपॉर्टेंट है इनका कंक्लूजन, और इनके कंक्लूजन में
चीजें जो है बड़ा ही आशावादी तरीके से इन्होंने कंक्लूड किया है और यह कंक्लूजन भी इफेक्टिव है। तो ये क्वेश्चन जो है ये डिजास्टर मैनेजमेंट इकोलॉजी इन्वायरमेंट बेस्ड क्वेश्चंस का पार्ट है, जो मोटा मोटी अगर कहा जाए तो यह अच्छा लिखा हुआ है। इसमें कुछ करेक्शंस की जरूरत है, अगर वह करेक्शन अप्लाई किया जाए तो यह सही है। लेकिन इस क्वेश्चन की सबसे अच्छी बात क्या है, इन्होंने इसको कंटेक्स्ट में लिखा है, जो क्वेश्चन का डिमांड है उसके अकॉर्डिंग लिखा है। दूसरा, इसमें प्रेजेंटेशन भी इनका सही है, जो क्वेश्चन का प्रेजेंटेशन है वह भी सही है, फ्लो भी सही है, और हर एक एंगल को इन्होंने क्या किया है, कवर किया। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन क्या है इसका। ओके, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। पश्चिमी घाट की तुलना में हिमालय क्षेत्र में होने वाले भूस्खलन की बारंबारता के कारणों का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन भी यूपीएससी ने पूछ रखा है, और बीपीएससी में ऐसे क्वेश्चंस के लिए मेंटली आप प्रिपेयर रहिए, आएंगे ऐसे क्वेश्चंस। लैंडस्लाइडिंग इंसिडेंट जो है वेस्टर्न घाट रीजन की तुलना में हिमालय रीजन में अधिक होते हैं, इसके क्या कारण है, यह क्वेश्चन है इनका। देखिए, भूस्खलन एक प्राकृतिक घटना है, सही है, जिसमें मलबा, मिट्टी, पत्थर इत्यादि पहाड़ी ढलानों से नीचे गिरती है। एकदम आसान भाषा में प्रभावी शब्दों के साथ इन्होंने लिखा है, इफेक्टिव है। फिर देखिए, जिसका कारण है गुरुत्वाकर्षण बल, ढाल की अधिक प्रवणता, भारी बर्फबारी इत्यादि। ठीक है, रीजन भी सही लिखा है इन्होंने। आइए आगे देखते हैं क्या लिखा है, क्या इसमें करेक्शन की जरूरत है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग के अनुसार भारत का 15% भूभाग भूस्खलन से प्रभावित है। एग्जैक्टली, यह डेटा भी इन्होंने सही जगह पे सही तरीके से पेस्ट किया है। पश्चिमी घाट की अपेक्षा हिमालय क्षेत्र में भूस्खलन के बारंबारता के निम्न कारण है। सीधे सीधे पॉइंट पे आ गए हैं, बेहतरीन, परफेक्ट। तीनों क्वेश्चन में अगर हम लोग कंपेयर करें तो यह सबसे अच्छे तरीके से और ऑर्गेनाइज्ड वे में लिखा हुआ क्वेश्चन है। अभी तक इसमें बहुत करेक्शन की जरूरत नहीं दिखा है मुझे। फिर देखिए, निम्न कारण है, कौन कौन से कारण है, भूवैज्ञानिक कारण है। पहला इन्होंने दिया भूवैज्ञानिक, ऑब्वियस सी बात है। जो भौगोलिक रीजन होंगे, जियोलॉजिकल रीजन होंगे, उसको एक्सप्लेन किया है। प्लेटों का टकराव और तीव्र ढलान, दो वर्ड को एक्सप्लेन किया इन्होंने। फिर तीसरा, स्थलाकृतिक गहरी घाटी, तीव्र ढाल। अच्छा, स्थलाकृतिक जो स्थिति होती है पर्वतीय क्षेत्र की, वह भी भूस्खलन के लिए जिम्मेदार होती है, जिसमें गहरी घाटियां और तीव्र ढाल दो फैक्टर को लिया है। फिर क्लाइमेटिक फैक्टर में भारी वर्षा और बर्फबारी। फिर मानवीय कारक, वनों की कटाई, सड़कों का निर्माण और विरल वनस्पति। यहां वनों की कटाई, सड़कों का निर्माण, और एक फैक्टर और होना चाहिए था ह्यूमन मेड फैक्टर में, जो तेजी से अधिवासीय क्षेत्र का विस्तार। ऐसे क्षेत्र में अधिवास का विस्तार जहां जो पर्वतीय क्षेत्र में अधिवास के लिए अनुकूल नहीं है, तो अधिवास का विस्तार, तेजी से मानव के अधिवास का विस्तार स्लोपी एरिया में, ढालनुमा क्षेत्र में, जिससे क्या हो रहा है, लैंडस्लाइड के इंसिडेंट्स बढ़े हैं। एक पॉइंट यहां पे ऐड ऑन करने की जरूरत है, विरल वनस्पति। विरल वनस्पति के साथ साथ यहां पे एक पॉइंट और, निर्वनीकरण, जो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है तेजी से, क्योंकि अधिवास का विस्तार होगा तो इसके लिए डिफॉरेस्टेशन होगा, हालांकि इन्होंने दिया है, तो विरल वनस्पति वर्ड अलग से सेपरेटली यूज किया, तो ठीक है ये चलेगा। बट डिफॉरेस्टेशन और विरल वनस्पति को हम लोग एक साथ देकर के इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। यहाँ पे जो पॉइंट्स इन्होंने दिया है, ठीक ठाक पॉइंट्स दिया है। चूंकि ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में ही होगा, और इसमें इतने पॉइंट्स को ही अगर इफेक्टिवली हम एक्सप्लेन कर लेंगे तो हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चंस होंगे उसके मार्क्स, अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे हमें। आइए देखते हैं इसमें क्या लिखा है इन्होंने। प्लेटों का टकराव, ऑब्वियस ही बात है, हिमालय क्या है, नवीन बलित पर्वत है, लिखा है इन्होंने। हिमालय पर्वत युवा पर्वत है, जो भारतीय और यूरेशिया प्लेटों के अभिसरण गति के कारण निर्मित हुआ है। इसकी ढाल तीव्र एवं चट्टानें कम स्थिर है, जिसके कारण पश्चिमी घाट की तुलना में हिमालय क्षेत्र में अधिक भूस्खलन गतिविधियां होती हैं। यहाँ पे यह सही लिखा है इन्होंने, यहाँ पे चीजों को थोड़ा सा बदला जा सकता था। हिमालय नवीन बलित पर्वत है, हिमालय पर्वत युवा पर्वत है, नवीन बलित पर्वत है, जो अल्पाइन भूसंचलन से बना हुआ है और वर्तमान समय में भी यह निर्माण की प्रक्रिया से गुजर रहा है, और इसके निर्माण का कारण भारतीय प्लेट और यूरेशिया प्लेट का टकराना है। अगर इस तरह से पॉइंट चीजें कनेक्ट होती तो शायद और अच्छा होता, शायद और अच्छा यह आंसर स्टेटमेंट हमारा क्या होता, इफेक्टिव होता। सॉरी, एक मिनट। तो ये पहला पॉइंट इन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। इन्होंने एक्सप्लेन किया है जो हिमालय क्षेत्र में भूकंप के लिए रिस्पॉन्सिबल है हिमालय का अस्थिर होना, नवीन बलित पर्वत होना। यहाँ पे कुछ चीजों को और इनको समझने की जरूरत है, इसको और थोड़ा शॉर्ट में लिखना है, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन है, दूसरे पॉइंट को भी हमें एक्सप्लेन करना है। ध्यान रखिएगा, मेंस आंसर राइटिंग में वर्तमान समय में जो चीजें चल रही है उसमें आपको कंटेंट से अधिक क्वालिटी प्रेजेंट करना है अकॉर्डिंग टू डिमांड ऑफ क्वेश्चन। बहुत हमारे पास लिखने का टाइम नहीं होगा, विद इन 150 वर्ड। अगर शॉर्ट नोट्स है तो 150 शब्द से कम समय से
कम वर्ड में हमें उसको क्या करना होगा, बाइंड अप करना होगा। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते थे, इसको कम शब्दों में इसको लिख सकते थे। फिर आइए देखते हैं दूसरे पॉइंट को कैसे इन्होंने एक्सप्लेन किया है। तीव्र ढाल एवं गहरी घाटियां, यह भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो लैंडस्लाइड के लिए रेस्पॉन्सिबल है। पश्चिमी घाट की ऊंचाई एवं तीव्रता हिमालय क्षेत्र की अपेक्षा कम है, जिसके कारण हिमालय क्षेत्र में अधिक भूस्खलन होते हैं। वेरी गुड, यह यहाँ टू द पॉइंट और सही लिखा है। यहाँ पे एक कमी मुझे दिख रहा है, अगर यहाँ पे मैप बना दिया जाता इंडिया का मैप होता और इंडिया के मैप पे जो है वह हिमालय रीजन और वेस्टर्न घाट रीजन दोनों को एक्सप्लेन किया जाता तो शायद यह अधिक इफेक्टिव होता। इंडिया मैप यूज करना है इसमें, मैप ऑफ इंडिया, ठीक है। फिर उसके बाद जलवायु को भी फैक्टर माना इन्होंने। जलवायु में क्या माना है, जलवायु हिमालय क्षेत्र में शीत ऋतु में होने वाले बर्फबारी जब ग्रीष्म ऋतु में पिघलता है तो मिट्टी मुलायम कर देता है, जिससे भूस्खलन की समस्या बढ़ जाती है, जबकि पश्चिमी घाट में भूस्खलन भारी वर्षा के कारण होता है। एग्जैक्टली तो आप यहाँ पे इस तरह से इसको एक्सप्लेन कर सकते थे। हिमालय क्षेत्र में लैंडस्लाइडिंग के दो सीजन होंगे, एक समर सीजन होगा, दूसरा रेनी सीजन होगा। एक ग्रीष्म ऋतु, हिमालय क्षेत्र में भूस्खलन के दो ऋतु होंगे, एक ग्रीष्म ऋतु में हिम के पिघलने के कारण जो है लैंडस्लाइडिंग की घटना होगी और वर्षा ऋतु में वर्षा के कारण होंगी, जबकि वेस्टर्न घाट रीजन में एक ही ऋतु होगा, वह रेनी सीजन होगा। तो यहाँ पे इस तरह से चीजों को आप क्या कर सकते थे, मॉडिफाई कर सकते हैं। फिर वनस्पति विरल वनस्पति के कारण चट्टाने तथा मिट्टी बंधी हुई ही नहीं रहती है, जिसके कारण वर्षा एवं बर्फबारी में मिट्टी अधिक कटाव हो जाता है। यह किस क्षेत्र के लिए बताया गया है, यह हिमालय क्षेत्र के लिए बताया गया है, जबकि पश्चिमी घाट के साथ ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे इसको क्लियर करना होगा, हिमालय क्षेत्र में है या पश्चिमी घाट क्षेत्र में है। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट इन्होंने क्या लिखा है। भूकंप पश्चिमी घाट की अपेक्षा हिमालय क्षेत्र की भूकंप दृष्टि से अधिक संवेदनशील है, जो भूस्खलन के प्रमुख कारण है। ऑब्वियस सी बात है, भूकंप को चाहते आप तो फर्स्ट पॉइंट के साथ ही क्या करते, कनेक्ट करते हुए एक्सप्लेन कर सकते थे, तो आपको कम शब्दों में ही आपका काम चल जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है इन्होंने। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है, हिमालय क्षेत्र में वनों की कटाई एवं सड़कों के निर्माण भूस्खलन के कारण है, क्योंकि वनों की कटाई से मिट्टी अपरदन गतियां बढ़ती है। मानवीय कारक पश्चिमी घाट को की अपेक्षा हिमालय क्षेत्र में अधिक होती है। यह भी सही स्टेटमेंट है, सही एक्सप्लेनेशन है। जो ह्यूमन एक्टिविटीज होते हैं वो पश्चिमी घाट की तुलना में हिमालय क्षेत्र में अधिक होते हैं, जिस कारण से जो है भूस्खलन की घटना बढ़ती है। हिमालय क्षेत्र और पश्चिमी घाट दोनों भारत के महत्वपूर्ण स्थलाकृत है, दोनों में भूस्खलन गतिविधियां होती है, परंतु उपरोक्त कारणों कारण हिमालय क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक भूस्खलन होता है। यह भी जो इसका कंक्लूजन हुआ है वह एकदम सही है, परफेक्ट है। तो इस तरह से इस मेंस आंसर राइटिंग में 3 क्वेश्चन को हम लोगों ने डिस्कस किया है, जो कि ज्योग्राफी और इकोलॉजी इन्वायरमेंट बेस्ड क्वेश्चंस हैं। इस क्वेश्चन में आप देखे होंगे, पहले क्वेश्चन में इस बच्ची ने क्वेश्चन के कंटेक्स्ट को नहीं समझा, क्वेश्चन के संदर्भ को नहीं समझा, क्वेश्चन का डिमांड क्या है इसको नहीं समझा, जिस कारण से लिखी है लेकिन डायरेक्शन क्वेश्चन का अलग है, डायमेंशन अलग है। लेकिन दूसरे और तीसरे क्वेश्चन में इन्होंने डायरेक्शन को समझा है, क्वेश्चन के डिमांड को समझा है, तो थोड़ी बहुत गलतियों के साथ यह अपने कंटेक्स्ट पे जो संदर्भ है, डिमांड ऑफ क्वेश्चन है, उसको लिख पाई है। तो मैं फिर से एक बार रिपीट करना चाहूंगा, मेंस आंसर राइटिंग जो है वह एक स्किल है, वह नॉलेज के साथ साथ एक स्किल है, किस तरह से आप चीजों को बेहतर तरीके से प्रेजेंट करते हैं। और उस बेहतर तरीके से प्रेजेंट करने में पहला पॉइंट आता है डिमांड ऑफ क्वेश्चन। क्वेश्चन का डिमांड क्या है, क्वेश्चन के डिमांड को समझने की जरूरत होती है। जनरली स्टूडेंट से गलती कहाँ होती है, ऑब्वियस ही बात है, हम पढ़ाई करते हैं, टॉपिक पढ़ते हैं, मॉनसून टॉपिक को हमने पढ़ा है या जियोमॉर्फोलॉजी के किसी टॉपिक को हमने पढ़ा है, तो टॉपिक हमने पढ़ा है, क्वेश्चन का आंसर नहीं पढ़ा है। और बच्चा गलती करता है क्या, क्वेश्चन कुछ भी पूछे, आंसर में जो हम पढ़ के गए हैं वही लिख के उसके अकॉर्डिंग ही लिख के आएंगे। नहीं, ये गलती नहीं करना है। करना क्या है, अकॉर्डिंग टू डिमांड ऑफ क्वेश्चन लिखना है। क्वेश्चन का क्या डिमांड है उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देने की जरूरत है। तो हमारे यहाँ जो मेंस का प्रैक्टिस सीरीज चल रहा है, उस सीरीज में इन सब चीजों का ही ख्याल रखा गया, क्योंकि ये जो है आप डिमांड ऑफ क्वेश्चन, नॉलेज तो है ही आपके पास टॉपिक का, लेकिन डिमांड ऑफ क्वेश्चन क्या है, यह प्रैक्टिस का पार्ट है। जितना अधिक से अधिक मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको इससे लाभ मिलेगा। तो इसलिए मैंने बोला जो मेंस आंसर राइटिंग एक स्किल है, नॉलेज के साथ साथ स्किल जितना आपके पास होगा उतना ही बेहतर तरीके से आप आंसर को लिखेंगे। तो चलिए, ये ज्योग्राफी और इकोलॉजी इन्वायरमेंट का पहला लगता है मेंस का यह एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट वीडियोज में हम लोग और दूसरे क्वेश्चंस को लेंगे और उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो इसके साथ ही इसको यहीं कंप्लीट करते हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट ऑल ऑफ यू।